हेलो एवरीवन। तो आ गया है पार्ट 9 एमसीक्यू फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स। ये वही एमसीक्यूज़ हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, चाहे वो नॉर्सेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ईएसआईसी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो अदर स्टेट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स का एग्ज़ाम हो। तो ये क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस हैं। मैं 8 पार्ट ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपको देखने हैं तो आप पीछे वीडियोज़ में देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको नया लगता है प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिए और उसे लिख लीजिए। तो हम विदाउट एनी डिले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चंस। एंड आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, बिकॉज आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज टू असेस डिस्टेंस विजन? इनमें से कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है डिस्टेंस विजन चेक करने के लिए? तो हमारे पास ऑप्शन है रेनेंस टेस्ट, ऑप्टोमेट्री, स्नेल्स चार्ट, वेबर टेस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्नेलन चार्ट। आपने देखा होगा जिसने आई साइट चेक कराई है, एक चार्ट बना होता है, ठीक है, ऐसे करके लिखा होता है उसमें, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, एक डिस्टेंस पे बना होता है, ठीक है। स्नेलन चार्ट जो है वो यूज़ किया जाता है डिस्टेंस विजन को एसेस करने के लिए। और जो ये रेनन चार्ट और वेबर चार्ट है, हम ये ईयर डिसीज़ या फिर प्रॉब्लम्स में चेक करते हैं। इन दोनों में क्या करते हैं, हम कंडक्शन चेक करते हैं कि हेयरिंग लॉस में क्या अगर बंदे को हेयरिंग लॉस है तो कितना है, और अगर वो नॉर्मल ईयर है तो उसका, तो ये टेस्ट नॉर्मल आते हैं। तो ये दोनों टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, रेनन एंड वेबर टेस्ट, इन ईयर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द साइज ऑफ विच पार्ट ऑफ आई कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई? कौन सा पार्ट है आई का जो कंट्रीब्यूट करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट है जो वो अंदर आनी चाहिए हमारी आई के, और कितना ही उसको अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए और कितनी नहीं आनी चाहिए? तो हमारे पास ऑप्शंस है प्यूपिल, लेंस, ऑप्टिक डिस्क एंड मैक्यूलोल्यूटे। तो कौन कंट्रीब्यूट करता है? प्यूपिल। आपने देखा होगा जब भी आप डार्क में होते हैं तो आपकी प्यूपिल पूरे डायलेटेड होते हैं, और जैसे ही आप डार्क से एक लाइटेड एरिया में जाते हैं तो आपके प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बिकॉज देखो क्या होता है, जब हम लाइटेड डार्क एरिया में होता है तो हमारे प्यूपिल पूरी तरह डायलेट होते हैं ताकि वो लाइट को अंदर आने दे सके, बिकॉज देयर इज़ नो लाइट डार्क एरिया में। तो बट जब बाहर जाते हैं तो एकदम से लाइट पड़ती है, तो उससे क्या होता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, उतनी अमाउंट ऑफ लाइट ही अंदर जाने देते हैं जितनी की नीडेड है आई के अंदर जानी। सो ये जो पार्ट है प्यूपिल, वो हेल्प करता है कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। While administering a tuberculin skin test, the nurse should insert the needle at tuberculin skin test होता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस में स्किन टेस्ट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट, ठीक है। वो स्किन में किया जाता है। तो उसकी जो नीडल है किस एंगल पे इंसर्ट की जाती है? 45 डिग्री पे, 15 डिग्री पे, 30 डिग्री पे या 90 डिग्री पे? तो उसकी जो नीडल है वो 15 डिग्री पे इंसर्ट की जाती है। वो लगता है इंटरडर्मली, मॉन्टॉक्स इंजेक्शन होता है वो, ठीक है। उसको हम मोस्टली आपने देखा होगा फोरआर्म पे लगाते हैं, जिसका डायमीटर 10 mm से बढ़ जाएगा, 10 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा, उसको टीबी पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है इंटरडर्मली, 15 डिग्री एंगल पे नीडल रखते हैं उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पोस्टीरियर फॉन्टेनल क्लोज इन अ बेबी। ये क्वेश्चन मैं पहले भी एक पार्ट में करा चुकी हूँ, वो इंटीरियर फॉन्टेनल का था, और उसमें मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि तुमने दोनों को कैसे याद रखना है, एंटीरियर क्लब कब क्लोज होता है और पोस्टीरियर क्लब कब क्लोज होता है। तो मेरे पास ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले हम। 2 to 3 months, 2 to 3 years, 2 to 3 weeks या फिर 2 to 3 days। तो इसका करेक्ट है 2 to 3 months। देखो
जो एंटीरियर था एक हमारे पास फॉन्टेनल बच्चे में होता है, एक पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे याद कराया था, पोस्टीरियर मतलब पीछे। जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको घर जाने की ज़्यादा जल्दी होती है ना, तो पोस्टीरियर फॉन्टेनल हमारा जल्दी क्लोज होता है, ठीक है, फास्ट क्लोज होता है, अर्ली क्लोज होता है जिसको बोल सकते हैं। और जो हमारा इंटीरियर फॉन्टेनल है वो लेट क्लोज होता है। जो स्टडी वाले बच्चे होते हैं ना, बुक वॉर्म्स बोलते हैं जिनको आप, वो लेट घर जाते हैं आराम से अपना पैक वैक करके। जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको तो होता है कब छुट्टी हो जाए, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। पोस्टीरियर जो है वो 1.5 महीने में क्लोज हो जाता है और जो इंटीरियर है वो 1.5 साल में। तो 1.5 महीने की क्लोज हमारे पास कौन सा ऑप्शन था, दैट इज़ 2 to 3 months वाला, ठीक है। मतलब 1.5-2 महीने में वो क्लोज हो जाता है। 1.5 month में ये होता है और 1.5 year में ये होता है। 1.5 आप दोनों में याद रखो, कॉमन है। एक बस ये होता है मंथ, और ये बहुत बच्चे गलत करते हैं, वो इंटीरियर वाला जल्दी लिखाते हैं। मतलब कन्फ्यूजन है, बट इसको इस ट्रिक से याद करोगे तो जल्दी हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूम कर सकता है जिस बच्चे को ये लगे कि छोटा है। देखो, अ पर्सन विद स्क्रीजोफ्रेनिया was found to repeat whatever words the psychiatric nurse was speaking. This behavior can be called as, एक पर्सन है उसको स्प्लिट माइंड, ठीक है, स्प्लिट पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है, दैट इज स्कीजोफ्रेनिया है उसको, ठीक है। वो क्या कर रहा है, जो जो वर्ड उसकी साइकेट्रिक नर्स बोल रही है उसको रिपीट कर रहा है। तो इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, हमारे पास ऑप्शन है इकोप्रेक्सिया, निलोजिम, वर्ड सैलेड, इकोलिया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास इकोलिया। देखो, इसमें भी क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इकोप्रेक्सिया एंड इकोलिया में। इकोलिया ऐसे आप याद कर सकते हो, इकोलिया। तो ला ला आपको आ रहा है ना, ला ला ला। तो हम बच्चे को, छोटे बच्चे को कैसे सिखाते हैं, जब भी बोलना मामा, तो हमारे पीछे क्या रिपीट करता है वो, मामा। अगर हम उसको बोलेंगे लाला तो हमारे पीछे क्या करेगा, रिपीट, लाला। तो इकोप्रेक्सिया इज ऑलवेज अ वर्ड रिपीट करता है, जो, सॉरी, इकोलिया। इकोप्रेक्सिया क्या होता है, जो साइकेट्रिक नर्स मूवमेंट करेगी, हाथ इधर उधर कर रही है या फिर कहीं पे वो टिक कर रही है या फिर कहीं पे टच कर रही है, तो वो जो पेशेंट होता है वो भी सेम मूवमेंट रिपीट करता है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, दो है हमारे पास, इकोलिया और इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया क्या होता है, दोनों ही क्या है, रेपिटिशंस है, ठीक है। ये भी रेपिटिशन है, ये भी रेपिटिशन है, ठीक है। ये किस चीज़ की है, रेपिटिशंस ऑफ वर्ड, और ये किस, इकोप्रेक्सिया है रेपिटिशन ऑफ मूवमेंट्स। जो जो मूवमेंट करेगा साइकेट्रिक नर्स या फिर साइकेट्रिक वार्ड में कोई भी पर्सन, उसकी वो नकल करेगा। इसको आप कैसे कर सकते हो, लालिया, ठीक है। लाला तो वो भी रिपीट करेगा, जैसे हम छोटे बच्चे को मम्मा सिखाते हैं तो वो रिपीट करता है, ऐसे अगर हम उसको लाला सिखाएंगे तो वो लाला रिपीट करेगा। ऐसे आप याद रख सकते हो कि जो ये रिपीट करेगा वो वर्ड की रेपिटेशन होगी, इकोप्रेक्सिया जो होगा वो मूवमेंट की रेपिटेशन होगी। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इकोलिया और इकोप्रेक्सिया को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो ये बहुत ईजीली ऐसे कर सकते हो आप लोग। उसके बाद वर्ड सैलेड तो आपको पता ही है कि वो इधर उधर से वर्ड बनाता है, पेन, रन, ये वो, मतलब अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A nursing officer should instruct the patient who is receiving a digoxin to report development of which of the following side effect. एक पेशेंट है, उसको डिजॉक्सिन चल रही है, तो नर्सिंग ऑफिसर ने पेशेंट को कहा है अगर तुम्हें ये वाला सिम्टम या फिर ये वाली चीज़ हो, साइड इफ़ेक्ट शो हो, तो तुम्हें उसी टाइम मुझे बताना है। तो वो कौन सा होगा, हमारे पास ऑप्शन है रिंगिंग इन द ईयर्स, एलोफेजिया, साइन ऑफ ब्रूशिंग एंड सेंसिटिविटी टू लाइट। तो कौन सा होगा, डिजॉक्सिन चल रही है, उसका साइड इफ़ेक्ट मैंने पहले भी करा रखा है, बट ये क्वेश्चन चेंज है। देखो, क्वेश्चन ही चेंज आता है, और क्वेश्चन वो किसी भी तरह पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जिसको क्वेश्चन समझ आ गया, वो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, वो अपने आप ही ऑप्शन टिक कर देगा, और जिसका टॉपिक क्लियर है उसको तो वेल एंड गुड। तो क्या सही है उसका, रिंगिंग इन द ईयर्स, जिसको हम क्या ऑल्सो बोलते हैं, टीनाइटिस,
टिनाइटस भी बोलते हैं ना इसको, रिंगिंग इन द ईयर। तो हमने उस पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जब भी तुम्हें रिंगिंग इन द ईयर्स लगे, टिनाइटिस, वो डिजॉक्सिन का साइड इफेक्ट है, तो तुमने मुझे उसी टाइम रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है और ये तुम लोगों की आजकल सराउंडिंग्स में भी तुम्हें लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज मोस्ट डेथ्स वर्ल्ड वाइड में कौन सबसे ज़्यादा जो ऐसी डिसीज़ है जो कि वर्ल्ड वाइड इस टाइम डेथ क्रिएट कर रही है, दैट इज़ HIV, मलेरिया, कार्डियोवास्कुलर डिसीज और ट्यूबरक्लोसिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो क्या आंसर है? कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, क्योंकि ये तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा अपनी सराउंडिंग्स में आजकल लोगों को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और रीज़न क्या है? स्ट्रेस, टू मच स्ट्रेस, और उनको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हो रही हैं। तो वर्ल्ड वाइड डेथ का सबसे बड़ा कॉज है दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर oropharyngeal suctioning as needed for a client in a coma, which assessment made by the nursing officer indicate the need of suctioning। तो एक पेशेंट है कॉमा में, फिजिशियन ने कहा है कि इसका ओरोफ्रेंजियल सक्शनिंग करनी है, तो कौन सी असेसमेंट है जो नर्सिंग ऑफिसर को लगेगा कि इसको अब सक्शनिंग की नीड है। ठीक है, एक पेशेंट कॉमा में है, ठीक है, उसकी ओरोफ्रेंजियल सक्शनिंग जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बोली हुई है करने को। तो जब वो पेशेंट की असेसमेंट करेगी तो उसको कहाँ से इंडिकेट होगा कि इसको अब सक्शनिंग की नीड है? तो हमारे पास ऑप्शन है गार्गलिंग साउंड्स विद ईच ब्रेथ, जब वो कॉमा वाला पेशेंट ब्रेथ लेगा, सांस लेगा, उसकी गार्गलिंग साउंड्स आएंगी। फाइन क्रैकर सुनेंगे बेस ऑफ द लंग्स में जब वो ऑस्कल्टेट करेगी। साइनस इन द नेल बेड ऑफ द फिंगर्स, साइनस दिखेगा उसको, और यहाँ पे आएगा साइनोसिस इन द नेल बेड ऑफ द फिंगर, या फिर ड्राई कफ एट इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, किस असेसमेंट से लगेगा कि उसको सक्शन की नीड है? तो जैसे तुम कोमा वाले पेशेंट के पास जाओगे, उसकी ब्रेथ असेसमेंट करोगे, उसमें से गर्गलिंग साउंड आएगी। ठीक है, हाँ की आवाज़ आएगी, जिससे लगेगा कि उसको अब क्या है, सक्शनिंग की नीड है। यहाँ पे साइनोसिस था, गलत से साइनस टाइप हो चुका है। तो गर्गलिंग साउंड आएगी ईच ब्रेथ पे जब भी हम किसी कॉमा वाले पेशेंट के पास जाएंगे, उससे नर्स को पता चलेगा कि अब इसको सक्शनिंग की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड अप विद, यूरिनरी ब्लैडर किस एपिथेलियम लेयर से बना है? इनमें से स्पेशल एपिथेलियम से, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से, नन ऑफ दीज। इजी क्वेश्चन है इफ़ यू नो अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। किससे बना है वो? ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना है यूरिनरी ब्लैडर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। नॉर्सेट बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछता है या फिर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, जिसमें वो प्रेफरेंस, प्रायोरिटी, असेसमेंट के क्वेश्चंस पूछता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एपिस्टेक्सिस मैनेजमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्शन। जो एपिस्टेक्सिस मैनेजमेंट होती है वो कौन से मैनेजमेंट को इंक्लूड करती है? तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, देखिए, और एक ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। एक्सेप्ट, आपने देखा है एक्सेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट है अप्लाइंग प्रेशर बाय पिंचिंग द नोज, अप्लाइंग आइस ओवर द नोज, अलाउ द पेशेंट टू स्नीज, कीपिंग द पेशेंट इन सिटिंग पोजिशन। एपिस्टेक्सिस मैनेजमेंट हमने कौन कौन सी चीज़ें करते हैं? एक्सेप्ट इन ऑप्शंस में से तो एक्सेप्ट, अलाउ द पेशेंट टू स्नीज। देखो अगर हम उसे स्नीज करने देंगे तो उसका और ब्लड आएगा। एपिस्टेक्सिस होता क्या है? ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। सुना है ना एपिस्टेक्सिस क्या होता है? ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, ठीक है। देखो अप्लाई करेंगे प्रेशर, ऑब्वियसली पिंच करेंगे नोज को, ठीक है। उसके बाद हम आइस भी लगाएंगे ताकि क्या हो, वहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो। कीपिंग द पेशेंट इन अ सिटिंग पोजीशन में ही रखेंगे और थोड़ा सा बेंड ओवर करेंगे ताकि उस पेशेंट की ब्लीडिंग बिल्कुल कम हो जाए। और देखो उसको स्नीज़ करने नहीं देंगे क्योंकि स्नीज़ क्या करेगा, विग्रेसली ब्लीडिंग इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, दो चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं,
आइज़ क्या करती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और हॉट एप्लीकेशंस क्या करती हैं, वेजो डायलेशन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखा करो कि जो हमारी कोल्ड एप्लीकेशंस होती हैं वो क्या करती हैं और वार्म एप्लीकेशंस क्या करती हैं। कोल्ड एप्लीकेशंस क्या करती हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और वार्म एप्लीकेशंस क्या करती हैं, डाइलेशन, वेजो डायलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ अ सूटेबल डाइट फॉर द मिनियर्स सिंड्रोम पेशेंट। कौन सी डाइट मिनियर्स सिंड्रोम पेशेंट में अच्छी मतलब सूटेबल है। मिनियर सिंड्रोम क्या होता है, फ्लूइड एकम्युलेशन हो जाती है मिडल ईयर में। ठीक है, तो इस पेशेंट को ईयर की डिसऑर्डर है। कौन सी डाइट देनी है, ऑप्शन है हाई फाइबर, लो सोडियम, हाई प्रोटीन, आयोडीन रिच डाइट। तो कौन सी डाइट देंगे इसको हम, फ्लूइड एकम्युलेशन है उसके मिडल ईयर में। देखो डिसऑर्डर्स के बारे में पता रखोगे, नॉलेज रखोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा उसको क्या देना है क्या नहीं। तो इस ऑप्शन में क्या चीज़ करेक्ट है, लो सोडियम डाइट देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि सोडियम क्या करता है, वाटर रिटेंशन। अगर उसमें वाटर रिटेंशन होगी तो फ्लूइड एकम्युलेशन बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तो हम उसे क्या करेंगे, सोडियम लो डाइट देंगे। सोडियम क्या करता है, वाटर रिटेंशन, और मिनियर ड्रिसीन में तो ऑलरेडी फ्लूइड जो है अकोमुलेट हो रखा है मिडल ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among of the following medication of choice for red and irritated skins following by diarrhea episode। एक पेशेंट को डायरिया के एपिसोड्स आए हैं तो कौन सी मेडिसिन देंगे, उसकी स्किन जो है रेड एंड इरिटेटेड हो रखी है। तो हमारे पास ऑप्शन है एक्टिओइड्स, जिंक ऑक्साइड, मैफिड्रिन एसीटेट, सिल्वर सल्फाइडाइजेमाइन डाइजाइन सॉरी। तो ऑब्वियसली स्किन वाले पेशेंट को हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, जिंक ऑक्साइड। आपने देखा होगा स्किन बर्न में भी जिंक ऑक्साइड देते हैं हम उसको। जिंक ऑक्साइड क्या है, कूलिंग इफेक्ट डालती है और स्किन को ठीक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल बर्न वुमेन हैड हर लास्ट टेटनस शॉट अ कपल ईयर बिफोर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड एडमिनिस्टर फॉर द दिस पेशेंट। एक बहुत ही ज़्यादा बर्न में आई वुमेन है, उसका जो टेटनस का लास्ट शॉट था वो कुछ सालों पहले का था, तो अब उसको हम क्या एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन क्या है हमारे पास, डीपीटी बूस्टर, टेटनस एंटीटॉक्सिन, टेटनस टॉक्साइड बूस्टर, नन ऑफ दीज। डीपीटी तो हम देते नहीं हैं, ठीक है, 3 to 6 मंथ्स के बाद वो लगता नहीं है। टेटनस एंटीटॉक्सिन उसको देते हैं मतलब जिसको जैसे हम बोलते हैं ना, उसको किसी लोहे की चीज़ से दिक्कत हो गई है, मतलब कट लग गया है या फिर कहीं उसको चोट लग गई है तो उसको टीटी लगा दो। जिसको वो चोट बहुत टाइम पहले से लगी हो, अब वो गैप आ चुका हो, ठीक है, उसको हम देते हैं टेटनस एंटीटॉक्साइड। हम उसे देंगे टेटनस टॉक्साइड बूस्टर। क्या देंगे हम, टेटनस टॉक्साइड बूस्टर। और याद रखना टेटनस एंटीटॉक्सिन उसको देते हैं जिसकी चोट लगने की टाइम को बहुत टाइम हो चुका है, लाइक उसको चोट हफ्ता पहले लगी थी, तो हम उसको देंगे टेटनस एंटीटॉक्साइन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नर्सिंग फर्स्ट प्रायोरिटी वाइल सीइंग अ बर्न क्लाइंट इज। एक नर्सिंग ऑफिसर है, वो देख रहा है कि एक क्लाइंट जो है वो जल रहा है, तो वो क्या करेगी, स्टॉप फर्दर बर्न करेगी, मेक अ क्लाइंट इन अ सेफ प्लेस, यहाँ पे सेफ आ जाएगा, एंश्योर ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, या फिर उसे शिफ्ट करेगी हॉस्पिटल में। क्या प्रायोरिटी रहेगी, वो देख रही है कि एक पेशेंट जल रहा है, तो क्या करेगी वो, स्टॉप फर्दर बर्न। ऑब्वियसली उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है, उसको कोई ब्लैंकेट से लपेट लो या फिर उसको कुछ उसको कहीं उस एरिया से निकाल दो, ठीक है, या फिर उसको वहाँ से खींच लो, मतलब हमें स्टॉप करना है, उसको फर्दर बर्न ना हो। उसके बाद हम बाकी सब करेंगे। फिर उसके बाद हम उसे सेफ प्लेस पे लेके जाएंगे, उसका एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन देखेंगे, ठीक है, फिर हेल्प को कॉल करेंगे और उसको फिर हॉस्पिटलाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। जो हम ड्रग्स लेते हैं वो जो बाहर निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं। ऑप्शन है किडनी, स्लाइवा, स्वेट, फीसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक चीज़ ये क्या कर रही है, एक्सक्रीट ही हो रही है, बॉडी से बाहर ही निकल रही है। तो क्या है, किडनी। सबसे ज़्यादा जो है किडनी हमारी एक्सक्रीशन कराती है ड्रग्स की, ठीक है, जब भी यूरिन पास करते हैं तो जो भी हम ड्रग्स लेते हैं उनका एक्स्ट्रा मटेरियल सब वो बाहर निकालती है, तो किडनी। आधे बच्चे सोचेंगे स्वेट, स्लाइवा, फिसेस, नो, इट्स अ किडनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कौन सी कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? ब्लीडिंग हेमरॉइड्स में, हैमरेज में, हीमोफीलिया में, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में। हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस पेशेंट में नहीं करेंगे इनमें से? ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है बट सेम एट द सेम टाइम कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो किस में नहीं करेंगे हम? कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में। देखो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर होता क्या है, जब हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पाता। तो जब वो ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा है तो ना ब्लड आएगा ना ब्लड जाएगा। जो ब्लड नहीं आएगा वो ऑलरेडी लेग्स में और अदर ऑर्गन्स में, ठीक है, लेग्स में या फिर ऑर्गन्स में रह जाएगा। अब वो जब ऑलरेडी रह रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लड ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। तो अगर उसमें ही हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो वो पर्सन कोलैप्स कर जाएगा, बिकॉज फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, हाइपरवोलीमिया चले जाएगा एंड पेशेंट विल कोलैप्स। तो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में हम नहीं करते ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लीडिंग हेमरॉइड्स में भी करते हैं, हैमरेज में भी करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, और हीमोफीलिया में भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिशियन ऑर्डर ऑरल एज वेल एज नेजल सक्शन ऑफ अ क्लाइंट, नर्स विल डू सक्शन फर्स्ट इन। एक फिजिशियन ने ऑर्डर किया है सक्शन करने के लिए बोथ नोज़ को भी और माउथ को भी। तो नर्स पहले सक्शन क्या करेगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माउथ करेगी, नोज़ करेगी, जहाँ पे सिक्रीशन ज़्यादा होंगी वो पहले करेगी, या फिर जहाँ पे सिक्रीशन कम होगी वो पहले करेगी? तो ऑलवेज डू माउथ सक्शन पहले, क्योंकि अगर तुमने नोज़ का सक्शन किया तो वो क्या करेगा? फेरिंग्स को स्टिम्युलेट करेगा। अगर उसने फेरिंग्स को स्टिम्युलेट कर दिया तो एस्पिरेशन होने का चांस है और उससे बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो ऑलवेज डू माउथ सक्शन फर्स्ट देन नोज़, क्योंकि नोज़ अगर तुम सक्शन करोगे तो वो फेरिंग्स को स्टिम्युलेट करेगा और फेरिंग्स स्टिम्युलेट हुआ तो एस्पिरेशन के चांसेस हैं, ठीक है। माउथ सक्शन हमेशा, और इसको अब तुम याद कैसे रखोगे? MN, बच्चे में भी पहले माउथ ही करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी में MN से पहले आता है, तो माउथ ऑलवेज सक्शन पहले करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग आई इरीगेशन। इनमें से कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है इरीगेशन, आई इरीगेशन की? Irrigate right eye first then left. Irrigate from outer canthus to inner canthus. Most commonly using solution for eye irrigation is mannitol. Irrigation least infected eye first then more infected eye last. तो करेक्ट ऑप्शन है इरिगेशन लीस्ट इन्फेक्टेड आई फर्स्ट देन मोर इन्फेक्टेड आई बाद में। राइट फर्स्ट करनी, लेफ्ट फर्स्ट करनी, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। दोनों आईज सेम पर्सन की है, जोन सी मर्जी कर दो पहले। आउटर तो इनर कैंथस कभी नहीं करते, बिकॉज आउटर कैंथस जो होता है वो हमारा मोर कंटेमिनेटेड होता है और हमें हमेशा कहाँ से जाना है? लेस टू मोर कंटेमिनेटेड एरिया में जाना है। तो ऑलवेज इनर टू आउटर कैंथस जाना है। अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ से कहाँ करना है, तो ऑलवेज इनर टू आउटर कैंथस जाते हैं हम आई को क्लीन करने, क्योंकि इनर वाला जो होता है वो लेस कंटेमिनेटेड होता है, ठीक है, लेस गंदा होता है, क्योंकि अंदर वाली साइड होता है ना। तो हमने ऑलवेज लीस्ट से मोर इफेक्टेड एरिया की तरफ जाना है। पहले लीस्ट आई करेंगे फिर मोर इफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर। आई में जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है उसका नॉर्मल रेंज क्या होती है? 12 से 22 mm ऑफ Hg, 16 से 25 mm ऑफ Hg, 20 से 35 mm ऑफ Hg, 19 से 38 mm ऑफ Hg। तो जो नॉर्मल होता है दैट इज़ 12 से 22 mm ऑफ Hg। वैसे जो नॉर्मल होता है वो होता है 8 से 21 mm ऑफ Hg, पर इसमें ऑप्शन में जो क्लोज है वो है 12 से 22 mm ऑफ Hg। तो हम क्या कहेंगे? नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर इज़ 8 से 21 mm और 12 से 22 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो तुमने ये याद रखना है कि कौन सा नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नर्स enters a room and finds a client lying on the floor, which action should the nurse perform first? एक नर्स एंटर करी रूम में और उसने देखा जो पेशेंट है वो कि फ्लोर पे गिरा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्या परफॉर्म करेगी? आस्क द क्लाइंट व्हाट हैपन, वो पूछेगी क्या हुआ है। कॉल द हेल्प को कॉल करेगी ताकि क्लाइंट को बैक लेके आ सके बेड पे। इस्टेब्लिश वेदर द क्लाइंट इज़ रिस्पॉन्सिव, पहले देखेगी कि क्लाइंट रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। एसेस द क्लाइंट बैक टू बेड,
क्या करेगी वो? मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या करेगी? वो क्या करेगी? इस्टेब्लिश करेगी वेदर द क्लाइंट इज़ रिस्पॉन्सिव कि नहीं। उसको पूछेगी, उसको देखेगी कि वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो उसको फटाफट क्या बुलाना है? हेल्प को बुलाना है, ठीक है, कॉल करनी है फटाफट कि आओ भाई क्लाइंट रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर वो रिस्पॉन्सिव है तो उसको पहले हमने बेड पे बिठाना है, हेल्प बुलानी है, बेड पे बिठाना है, फिर उसको पूछना है क्या हुआ था। तो ऑलवेज पहले चेक करना है कि क्लाइंट जो है रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि उसने क्लाइंट को देखा फ्लोर पे गिरा हुआ और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो वो क्या करेगी? फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हमने हेल्प को बुलाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व्हेन शुड द मदर स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग टू द इन्फेंट? ईजी क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द WHO मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी है? विद इन द 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ, विद इन 18 आवर्स आफ्टर बर्थ, आफ्टर इन्फेंट्स कंडीशन स्टेबलाइज और विद इन अ डे आफ्टर बर्थ। तो कब करना है? विद इन 30 मिनट्स आफ्टर द बर्थ। WHO बोलता है कि 30 मिनट्स, जन्म होने के बाद 30 मिनट्स के अंदर अंदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा देनी चाहिए बेबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। A client was diagnosed as having a dengue fever. You will say that there is a slow capillary refill time when the color of nail bud that you pressed does not return within how many second? आपने एक डेंगू फीवर वाला पेशेंट है, आपने कहा है कि उसका कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो स्लो है, तो जब तुमने उसके नेल बड पे प्रेस किया तो वो कितने टाइम में वापस आएगा? ऑप्शंस हैं 3, 5, 8, 10। सेकेंड्स में है ये, हाउ मेनी सेकेंड्स लिखा हुआ है। जब भी कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करना है, नेल बड पे प्रेस करो और एकदम से छोड़ो, देखो कि जो तुम्हारा जो येलो एरिया हो गया था वो रेड कितने टाइम में होता है, तो ऑलवेज वो 2 सेकेंड से कम में हो जाना चाहिए। बट इस पेशेंट में क्या होगा, वो 3 सेकेंड्स ले लेगा। 3 सेकेंड से लेगा तो इट मीन्स उसका कैपिलरी रिफिल टाइम क्या है, वो स्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द पोजीशन यूज फॉर द मोस्ट ऑफ द गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर, कौन सी पोजीशन यूज होती है गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में? ऑप्शन लिथोटमी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, सिम्स पोजीशन, प्रॉन पोजीशन। तो होती है लिथोटमी पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज अ वैक्सीन रिकमेंडेड एट बर्थ एज पर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अनुसार बर्थ पे कौन सी वैक्सीन लगती है? ऑप्शन है BCG, BCG एंड हेपेटाइटिस बी, BCG, DPT एंड OPV। तो एट बर्थ हम कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? BCG एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन इज? BCG वैक्सीन किस रूट से लगती है? इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, इंट्राथिकल, सबक्यूटेनियस। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से हैं दोनों क्वेश्चन। तो इंट्राडर्मल ID लगती है BCG वैक्सीन और एट द बर्थ पे लगती है। So this is the 25 questions which are mostly repeated questions. तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर पार्ट ऑफ दी सीरीज़। आई होप कि ये आपको हेल्प करे और उसको ज़रूर शेयर करिए जो कि प्रिपरेशन कर रहा है एम्स के एग्ज़ाम्स की और अदर गवर्नमेंट सीट्स की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू।